आप सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर अदिति नारायणी पासवान, असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक सम्मानित अतिथि को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और आज हम सब एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही इवेंट फुल चीज़ को डिस्कस करने के लिए, जो महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के बारे में एक ग्लोबल डिस्कोर्स क्या चल रहा है और हमारे देश की एक संगठन भारतीय स्त्री शक्ति, उस पे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया न्यूयॉर्क जाके, उस पे हम सब आज बात करेंगे। तो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ आप सबको बताना चाहूँगी कि कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, CSW जिसको हम कहते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का एक प्रमुख वैश्विक सरकारी संस्था है, जो विशेष रूप से जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होता है। ये संस्था 1946 में एक फंक्शनल कमीशन की तरह बना था, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के अंदर, जिसको हम इकोसॉक कहते हैं। CSW महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी वास्तविक स्थिति का दस्तावेजीकरण करना और लैंगिक समानता तथा सशक्तिकरण के लिए वैश्विक मानक तय करना जैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस साल का जो CSW था, CSW 69, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस साल सारी संगठन, सारी संस्थाएं और UN की सारी संस्था के प्रतिनिधि न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए थे, जहां पे उन्होंने बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के कार्यवत की प्रकृति और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए, नए मुद्दों को पहचान करने के लिए और महिलाओं एवं लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए ठोस नीतियां बनाई थी। भारतीय स्त्री शक्ति को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के 69 सत्र का हिस्सा बनने का सम्मान प्राप्त हुआ, जो 10 से 21 मार्च 2025 तक न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्य ऑफिस में आयोजित हुआ। इस सत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें बीजिंग घोषणा पत्र और बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 30 वर्षगांठ मनाई गई, जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे व्यापक वैश्विक एजेंडा है। भारतीय स्त्री शक्ति, जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, वो एक ऐसा मंच है जो महिलाओं के अधिकारों, समानता और सशक्तिकरण के लिए पूरे समाज में संवाद, सहयोग के लिए प्रेरित करता है। आप सबका मैं इस सत्र में स्वागत करती हूँ। और सबसे पहला मैं सवाल पूछना चाहूंगी हम सब की प्रेरणा स्रोत नैना जी से। नैना जी वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय स्त्री शक्ति की, एक लेखिका हैं जिन्होंने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखा है कि कैसे हम लोग एक भारतीय सोच परंपरा जो रही है वो हमेशा स्त्री केंद्रित रही है, उन्होंने अपने किताब लिखा है। और आप बैंकर भी रह चुकी हैं, तो एक नारी शक्ति के जो हम समझते हैं सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सब हमें नैना जी में मिलता है। तो नैना जी, सब पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जी। जो आप कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन 69 के एक सेशन जो भारतीय सरकार के द्वारा आयोजित हुआ था, उसमें एक पैनलिस्ट थी, और वो हम सबके लिए सौभाग्य का बात है कि आपने हमारे देश का प्रतिनिधि किया था न्यूयॉर्क में। उसमें डिजिटल प्रगति के बारे में सरकार की क्या भूमिका थी, और बहुत सारे जो संगठन हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पे, उन सब से ये कैसे मेल खाता है? आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। CSW में बहुत सारे सरकारें और स्वयंसेवी संगठन बहुत सारे इवेंट इसमें आयोजित करते हैं। तो ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था, और जिसमें भारतीय स्त्री शक्ति की प्रतिनिधि के तौर पे रूप में मुझे बोलने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। ये जो सेशन था, ये डिजिटल और आर्थिक समावेशन के कारण महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है भारत में, उसके बारे में था। भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज जितने 7 सवा 7 लाख जितने भी विलेजेस है, उन विलेजेस तक पहुंचा है, और इंटरनेट की फैसिलिटी अब सब जगह पहुंची हुई है। और इसके कारण और अच्छे वाले मोबाइल हाथ में होने के कारण एकदम ग्रामीण तबके में रहने वाली महिला भी अपने फोन का उपयोग करके विश्व से जुड़ सकती है, और इसके कारण उसका एक व्यक्ति के तौर पे सशक्तिकरण हुआ है और आर्थिक सशक्तिकरण भी हुआ है। तो इस सत्र का विषय ही वो था। और भारतीय स्त्री शक्ति जैसे संगठन जो एकदम ग्रास रूट लेवल में
महिलाओं के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जुड़े हुए हैं और ग्राम चेतना के रूप से जुड़े हुए हैं। तो इनकी जो होने वाली सशक्तिकरण की प्रगति है और उनके नेतृत्व विकास जो उनमें हो रहा है, इसके हम साक्षी है, उसमें हम सहभागी भी, क्योंकि इनके एम्पावरमेंट के लिए हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। और ये जो डिजिटल क्रांति भारत में हुई है, उसके कारण केवल महिलाओं का आर्थिक विकास हुआ है या केवल उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, वो एक उद्यमी बनी है, ऐसा नहीं है। तो वो एक वुमेन लेड डेवलपमेंट तक लेके जाने वाला ऐसा एक बड़ा लंबा प्रवास उसमें है, इसके लिए वो महत्वपूर्ण है। और जब G20 का सम्मेलन को एक साल भारत ने होस्ट किया 2023 में, तो इसमें विमेन लेड डेवलपमेंट का मंत्र भारत ने पूरे विश्व को दिया है। इसका मतलब स्त्रीगामी विकास के कुछ मॉडल बनना, उसमें महिलाओं की सहभागिता बनाना और महिलाएं उसका प्रतीक बने, ऐसा प्रयास करना। और मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखेंगे तो आज जो विश्व है वो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ ऐसा बटा है, जिसे पहले डेवलपमेंटल एंड अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज ऐसा बोला जाता था। तो ग्लोबल साउथ में जितनी महिलाएं हैं, उनके विकास के लिए, और केवल वो आर्थिक विकास नहीं है, तो सर्वसमावेशी विकास के लिए ये डिजिटल क्रांति बहुत ही उपयुक्त होगी। और अगर ये हमने स्केल अप किया इन देशों तक, तो वो एक अच्छा भारत का इनिशिएटिव रहेगा ऐसे लगता है। और जिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं और 2030 तक हमें उनको हासिल करना था, वो विकास लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में भी ये डिजिटल क्रांति उपयोगी होगी। और इस DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण महिलाओं को जो एक्सेस मिला है, वो शिक्षा के का मिला है, आरोग्य या सेहत के लिए मिला है, नेतृत्व का मिला है, व्यवसाय का है, मार्केट के लिए एक्सेस उनको मिला है। इसके लिए उनकी सर्वांगीण प्रगति और सशक्तिकरण आज हो रहा है। और भारतीय स्त्री शक्ति जैसे संगठन है, क्योंकि और वल्नरेबिलिटी के चांसेस भी उसमें है। जब हम डिजिटल क्रांति जब कहते हैं, तो डिजिटल जो अपघात होने वाले हैं उनकी तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। उसमें से भी जेंडर बेस्ड वायलेंस आएगा या आर्थिक भी अपहार पैसे का होगा। इसके लिए प्रशिक्षित करना महिलाओं का, तो डिजिटल लिटरेसी का काम भी भारतीय स्त्री शक्ति करती है। और CSW 69 के प्लेटफॉर्म पे मुझे ये सब भारतीय स्त्री शक्ति का कार्य रखने का एक मौका मिला। और इसके लिए जैसे फंडिंग कैसे जुटाना है, और एज ए सिटीजन इक्वालिटी, अभी स्त्री महिलाओं को और कितने कदम आगे जाना है, इसके बारे में कुछ स्त्री शक्ति का मंथन वहां रखने का मुझे अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट दो हमें पहलू बताए। एक तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अब समय ऐसा आ रहा है कि डिजिटल इंडिया बनना है और महिलाओं की सहभागिता उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स ये भी हमें बताया कि वर्नेबिलिटी इंडेक्स जो है, जिस पे हमें काम करना चाहिए। और आपका एक सबसे मेजर स्टेटमेंट था वुमेन लेड डेवलपमेंट, जो हमने पूरे विश्व को दिया है। तो इस स्टेटमेंट के साथ मैं अपने नेक्स्ट वक्ता के पास जाना चाहूंगी, अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट के साथ, कि अगर हम लोग वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें महिला और पुरुष की समानता और पुरुषों का क्या रोल रहा है वो भी बहुत मायने रखता है। तो हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं वर्षा जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय स्त्री शक्ति की। मास्टर्स इन सोशल वर्क उन्होंने किया है और प्रोफेशनल सोशल वर्क हैं। तो मैम, आपके लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस परिषद में जब UN आप लोग गए थे, तो कुछ सरकार आयोजित करती है कुछ ऐसे सेशंस, कुछ संगठन भी आयोजित करते हैं सेशंस। तो भारतीय स्त्री शक्ति ने ऐसा कौन सा सेशन आयोजित किया था? भारतीय स्त्री शक्ति ने, जैसे आपने कहा कि कुछ सेशंस वहाँ पर फिजिकल चलते हैं, ऑफलाइन चलते हैं, और कुछ ऑनलाइन सेशन भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये जो NGO CSW का फोरम है, उसके माध्यम से ये ऑनलाइन सेशन भारतीय स्त्री शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया था। और यही सोचा हमने कि अभी बीजिंग +30 ईयर्स हो रहे हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट की बात तो बहुत सालों से चल ही रही है। मोर देन 100 years नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट।
विमेन का बहुत तरीके से एम्पावरमेंट हो रहा है, लेकिन जिस तरह का मेल का कंट्रीब्यूशन उसके साथ होना चाहिए, उसकी आज का क्या स्टेटस है वो देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दोनों साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे नहीं चलेंगे, तब तक ये ओवरऑल जो हमें जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी है वो शायद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने जो सेशन किया था, शायद मेरे बैकग्राउंड पर भी आप देख रहे होंगे, उसी या का पिक्चर है। That was shifting gears from educating men to shifting gears from empowering women to educating men for social change. तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि सामाजिक बदलाव अगर लाना है तो सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण काफी नहीं है, पुरुषों का भी इसमें एजुकेशन होना साथ साथ में बहुत जरूरी है। तो ये सेशन में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये होने के कारण बहुत सारे देशों से अलग अलग लोग ज्वाइन भी हुए थे, और उसके कारण एक उस सारे विश्व के अलग अलग लोगों का भी पर्सपेक्टिव उसमें हमें मिला। और हमारा जो पैनल था उसमें सभी तरह के लोग थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, जेंडर रिसोर्स सेंटर में काम करने वाले थे, या फिर मीडिया रिप्रेजेंट करने वाले थे, मेंटल हेल्थ की फील्ड में काम करने वाले लोग थे। तो ऐसे अलग अलग एनजीओस के साथ भी काम करने वाले थे। तो इसके कारण एक हर एक का पर्सपेक्टिव मिला, और सबका यही कहना था कि विमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ मेल का एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टिपिकल पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है वो जब तक चेंज धीरे 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 नहीं होगा, तब तक वो जो एक डोमिनेंस के कारण महिला को अवसर नहीं मिल रहा है हर क्षेत्र में अपनी पोटेंशियल को सिद्ध करने का, वो भी नहीं मिल रहा है। और साथ साथ पुरुषों को भी बहुत नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ डोमिनेंट पेट्रियार्की। तो उनमें क्या नुकसान है, उनको क्या, व्हाट आर देयर लॉसेस, उन्हें क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ये बताने के लिए कुछ मेल पार्टिसिपेंट्स भी उसमें शामिल हुए थे। तो इस तरह से एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक सबका हमें मिला। भारतीय स्त्री शक्ति के यूट्यूब चैनल पर उसकी लिंक भी हमने अपलोड की है, तो जिनको इंटरेस्ट और है तो आगे जाकर हम वो भी देख सकते हैं। वर्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर उस यूट्यूब चैनल पे सब कोई देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया पर्सपेक्टिव भारतीय स्त्री शक्ति ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रखा। क्योंकि हम हमेशा वुमेन राइट्स की बात करते हैं, बट सेंसिटाइजेशन ऑफ मेल काउंटर पार्टनर वो हमेशा से मिसिंग है। एम्पावरमेंट इज इनकम्प्लीट अगर आपके द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन डजंट अंडरस्टैंड। पर मैम इस पे एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था आपका, कि जो हम लोग अगर पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं, हम्म। तो जैसे स्त्री पुरुष समानता के विषय में विश्व में अभी क्या परिस्थिति है, और उन परिस्थितियों में अगर हम पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी को देखते हैं तो ये कौन से प्रयोग हो रहे हैं, और किस तरीके से अगर ये डायनेमिक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये बताते बताते एक मैं और बताना चाहूंगी कि हमने भारतीय स्त्री शक्ति ने एक छोटी डॉक्यूमेंट्री भी इसी विषय पर बनाई है कि विश्व में अभी क्या मानसिकता है। तो कम से कम 15 अलग अलग देशों से, जैसे यूके, यूएस, साउथ अफ्रीका, अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें उनके यहाँ पर पेट्रियार्की के कारण क्या क्या दिक्कतें आ रही है, और अभी भी विमेन जो जेंडर इक्वालिटी हम अचीव करना चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रही है, वो उन्होंने भी बताया। तो विश्व में क्या चित्र है, तो यही चित्र है कि अभी भी पेट्रियार्की के कारण जिस लेवल तक हम जेंडर इक्वालिटी को लेके आगे जाना चाहते हैं, वो स्पीड अभी भी बहुत कम पड़ रहा है। तो इसी विषय में लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये था कि जैसे भारतीय स्त्री शक्ति ने जो ऑनलाइन ये सेशन किया शिफ्टिंग गियर्स वाला, वैसे ही एक ऑस्ट्रिया के परमानेंट मिशन ने यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने भी इसी तरह का एक विषय लिया था। और वो था टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर जेंडर इक्वालिटी। उनका विषय भी ऑलमोस्ट इसी लाइन पर उन्होंने किया था, फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव मास्कुलिनिटीज टू पॉजिटिव चेंजेस। तो उसके टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज क्या है, इस तरह का विषय था। और जो हमने जिस जो पॉइंट्स अपने इसमें भी आए थे, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स आए कि रिस्ट्रिक्टिव मैस्कुलिनिटी में कंट्रोलिंग बिहेवियर हर मेल का जो दिखता है उस तरह के माहौल में, तो वो कंट्रोलिंग बिहेवियर क्या क्या तरीके का होता है, और उसको उसके कारण
मेल का भी नुकसान हो रहा है और फीमेल का भी नुकसान हो रहा है। दोनों की भी एक कंप्लीट ओवरऑल पर्सनालिटी जो डेवलप होनी चाहिए फुल पोटेंशियल से, वो नहीं हो पा रही है। तो वो सोच के अगर पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी में हमें सोचना है तो क्या क्या सोचना चाहिए। और जैसे हम एक भावनिक, जैसे कहते हैं कि एक इमोशनल कोशंट अगर हम उसका देखने की कोशिश करें तो उसी में वो पॉजिटिव मस्कुलिनिटी के बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। तो एक छोटी सी बात है कि घर में बेसिक जो केयर, डोमेस्टिक केयर वर्क है, उसमें कितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का उसमें किस तरह का सहभाग है, वो कितना ओन करते हैं, बच्चों के साथ उनका संवाद कैसे है। ऐसी छोटी छोटी अगर हम कुछ पैरामीटर्स उसके निकाले तो खुद की भावनाओं को वो कैसे हैंडल करते हैं, ऑनेस्टी, पॉजिटिविटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे जो विषय है, इसी को लेकर अगर हम भारत में भी सोचे इस तरह का कुछ एक पैरामीटर्स अपने कल्चर के हिसाब से सोचने का, तो ये एक आगे का हम प्लान भी कर सकते हैं कि इस तरह के क्या क्या पैरामीटर्स हम पॉजिटिवली मास्कुलिनिटी के सोच सकते हैं। ये एक विषय वहां पर हुआ जो हम आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें काफ़ी डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझाया कि पॉज़िटिव मैस्कुलिनिटी, और हम एक फ्यूचर का जो चार्टर भी है वो भी आपने हमें बना के दिया। हम लोग सब मिलके उसमें डेफ़िनिटली काम करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास आज जितने भी पैनलिस्ट हैं वो सब यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के अलग-अलग पैनल्स में गए थे, अलग-अलग पैनल्स में जाके उन्होंने अपनी बातें रखी थी। तो ऐसे ही हम सबके बीच में हैं चंदना जी, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं भारतीय स्त्री शक्ति की, और स्वर ओडिशा, स्वर एक संस्था है जिसकी वो ओडिशा की सेक्रेटरी हैं। चंदना जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि आपने एक सेशन अटेंड किया था पोर्नोग्राफी पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है अब। तो पोर्नोग्राफी की जो अभी बढ़ती मात्रा है, युवाओं के मानसिक रूप के, भावनात्मक रूप के, उनके बिहेवियर में किस तरीके से वो प्रभाव ला रहा है या कोई चेंजेस ला रहा है? और जैसे-जैसे उसकी रीच बढ़ रही है लोगों के बीच में, तो क्या ये यौन तस्करी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव डाल रहा है? तो आप इन सब के बारे में हमें थोड़ा बता के हमें बताएँ कि क्या बातें हुई थी? धन्यवाद आदिति जी। जैसे आपने बताया कि CSW 69 में बहुत सारे सेशंस होता है, तो ये पोर्नोग्राफी भी एक साइड इवेंट की तरह हुआ था। और इसका जो मेन हेडिंग था, द सोर्स ऑफ पोर्नोग्राफी इन द डिजिटल एज। रिसर्च यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप, इन्होंने रिसर्च करके इसी के ऊपर बहुत सारे डाटा कलेक्ट किया था। और जब हमने ये सेशन अटेंड किया, हमको भी लगता था कि पोर्नोग्राफी ये एक भारत का समस्या होगा, और इसके बारे में शायद पाश्चात्य देश जो है वो इसके बारे में सोचे नहीं होंगे, क्योंकि वो उनका बहुत ओपन कल्चर होता है, तो वो लोग इसको इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे होंगे। लेकिन मेरे को आश्चर्य हुआ कि वहाँ उन्होंने पूरा रिसर्च करके एक डाटा भी निकाला है। और वो डाटा में जो दिखाया गया कि 2019 में पॉर्न हब करके बहुत वर्ल्ड का फेमस पॉर्न साइट से, जिसमें वो क्लेम करता है कि 42 बिलियन विजिटर्स उसका पॉर्न साइट विजिट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा संख्या है। और 84.4% जो 14 से 18 साल की मेल से, एंड 57% जो 14-18 साल का फीमेल है, वो लोग व्यू किए हैं वो पोर्नोग्राफी को। एंड 91.5% ऑफ मेन एंड 60.2% ऑफ वुमेन कंज्यूम पॉर्न। तो ये जो डाटा और बहुत सारे डाटा उनका था, वो बहुत हैरान करने वाली डाटा था। जैसे 70% यंग पीपुल वो रिपीटेड वो साइट को देखते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहते हैं। तो उसका क्या असर होता है। और उन्होंने ऐसा भी आया है कि जिसे महिलाओं खुद खुद अपनी इच्छा से भी पोर्नोग्राफी करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे, ये भी एक हैरान करने वाले डाटा भी आया था। तो हाँ, पोर्नोग्राफी आज दुनिया में एक गंभीर चिंता का विषय है, बनती जा रही है। और विशेषकर जब इसे महिलाओं, बच्चों और युवा की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक सामाजिक मूल्य के संदर्भ में देखा जाता है, तो ये इसके ऊपर चिंता करने का
जरूर हमको करना चाहिए। और इसके पोर्नोग्राफी के वजह से जो युवा पीढ़ी के ऊपर उसका असर दिखता है, विशेषकर जो किशोर है, जो इंटरनेट के जरिए इन सामग्री तक उपलब्ध आसानी से पहुंच रहा है। आप देखते होंगे कि आजकल के कंटेंट के नाम पर भी बहुत सारे मिसगाइडिंग कंटेंट आता है, वो चाहे पोर्नोग्राफी के नाम में हो कि सेक्सुअलिटी के नाम पे भी हो। उसमें मानसिकता और यौन विकास जो होता है वो उसके ऊपर गंभीर असर पड़ता है। और अस्वस्थ यौन अपेक्षाएं, मतलब अननेचुरल जो सेक्सुअल होता है, ये भी उसके ऊपर भी बहुत गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। और आत्मसंदेह, खुद के ऊपर संदेह आता है कि मैं इसके लायक हूँ कि नहीं हूँ, मैं मेरे ऊपर जो जैसे मास्कुलाइन हो, ये हो कि मेरे पास सेक्सुअलिटी का है कि नहीं, ये खुद के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है ये सब देखने के बाद। और चिंता और अवसाद जैसे समस्याएं उभर सकती है। और सीएसडब्ल्यू में भी यह जोर दिया गया है कि सरकार साइबर हिंसा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के कुछ जो छवियां होते हैं दुरुपयोग को रोकने के लिए भी सही कदम उठाए। ये भी वहां पे ये बातें आया। आप जानते होंगे जैसे रिवेंज पॉर्न या डीप फेक, बहुत सारे हम ये आते हैं, उसका कोई फैक्ट चेक नहीं होता है, वो डीप फेक होता है। डीप फेक पॉर्न और जो मतलब अवैध पोर्नोग्राफिक जो होता है उसका सामग्रिक मानसिक उत्पीड़न के और लिए जाता है युवा को। लेकिन कुछ ये भी है, कुछ देश इसमें भी बंटे हुए हैं, ऐसा नहीं कि सारे देश इसके ऊपर सहमति है कि ये है। कुछ देश का भी इसके जो ऊपर रेगुलेशन के ऊपर एक्ट निकाला गया है उसके ऊपर भी कुछ देश का बटे हुए हैं, मतलब 50-50 है कि इसको लगता है कि चिंता के विषय है, किन्हीं को लगता है कि चिंता के विषय नहीं है। खास करके जो युवा के ऊपर जो असर पड़ता है कि मस्तिष्क पर उसका लत लग जाता है, जिसको हम एडिक्शन बोलते हैं। फोन बार बार देखने से मानसिक में डोपामिन करके एक जो केमिकल रिएक्शन होता है वो अधिक होती है, जिससे वो आनंद पाने की प्राकृतिक क्षमता कम हो जाती है। और युवा में यह आदत बन जाती है जिसमें पॉर्न एडिक्शन हो सकता है, जैसे नशा करने की लत होता है वो भी बढ़ जाती है। मतलब इसमें एकाग्रता भी खत्म हो जाती है, पढ़ाई और जो भी कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है रचनात्मक में ये भी प्रभावित होता है। एंजाइटी भी बढ़ता है, मतलब युवा में भी बच्चों में भी डिप्रेशन का भी जो अवसाद होता है वो भी बढ़ता है। तो मतलब जो मानसिक स्तर में, व्यवहारिक, ये सब में बहुत बदलाव आता है पोर्नोग्राफी में। जो ऐसे प्रॉन भी देखते हैं उनको क्या होता है ना, खुद में एक आत्मग्लानि पैदा हो जाता है और आत्मसम्मान में उनको कमियां आता है, समाज से कटा, मतलब जैसे लगता है कि हम समाज से कट गए हैं। तो वो भावना भी युवा को अवसाद की ओर ले जाती है। कभी कभी रिश्तों में भी गलत अपेक्षाएं, जैसे पॉर्न जैसे यौन संबंध दिखाया जाता है ना, वो अवास्तविक होता है, वो एक्चुअली सब वास्तविक होता है ऐसा नहीं है। तो युवा इनको क्या होता है ना, सच मान लेते कि यही होता है। तो उनका अगर अपने रिश्ते में लगता है कि ये नहीं होता है, उनको जो भी वो दिखते हैं उसमें जो सर्टिफिकेशन मिलता है, संतुष्टि मिलता है, वो नहीं आता है, तो फिर उनका जो रिश्ता होता है, पर्सनल रिश्ता होता है, वो उसमें भी प्रभाव होता है। तो ऐसा देखा जाए कि तो युवा क्या, महिलाओं क्या, सबके ऊपर इसका बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। और महिलाओं और लड़कियों में भी वो उसका क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिफिकेशन जो होता है, फोन में महिलाओं का सिर्फ यौन वस्तु करके ये दिखाया जाता है। तो उसके प्रति समाज में असम्मानजनक सोच को बढ़ावा देता है। यौन हिंसा जो हम बोलते हैं ना कि वायलेंस की, वो वायलेंस की तरफ बढ़ते जाता है। तो यौन हिंसा और उत्पीड़न, पॉर्न देखने वालों में अस्वस्थ जो मैंने कहा था कि अपेक्षा भी विकसित हो सकती है, जिसमें बलात्कार और उत्पीड़न के मामले में भी बढ़ सकते हैं। जी जी। इसमें जैसे ये बहुत सारे चीजें होता है जिसमें हमको, क्योंकि हमारे जो कंट्री है भारत है, ये युवा का देश है, तो इसलिए हमको इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी बहुत है। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी, आपने काफी डीप तरीके से हमें समझाया कि एक जो पॉर्न हो सकता है कि हमें विजुअली एक ग्रेटिफिकेशन दे रहा है, पर किस तरीके से हमारे मेंटल फैकल्टीज को वो अफेक्ट करता है, एडिक्शन, वायलेंस, विमेन। तो ये एक इस तरीके का एक पूरा एम्बेडेड सिस्टम बन जाता है जिसमें आप एक बार चले जाओ तो इट्स डिफिकल्ट टू विथड्रॉ योरसेल्फ। और जैसा आपने कहा कि युवाओं के लिए तो खासकर क्योंकि युवा एक ऐसी अवस्था होती है कि उस समय आपको इंस्टेंट विजुअल ग्रेटिफिकेशन और इन सब चीज़ों की आपकी लत लग जाती है, और हमारे देश में इस पे काम करने की ज़रूरत है। और किस तरीके से पॉर्न, डिजिटली, वुमेन एम्पावरमेंट और डीप फेक, ये सब चीज़ें अब करंट मुद्दे हैं जिस पे हम सबको बात करने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद चन्ना जी, आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमें बात किया। मेरा अगला सवाल है सीमा काम्बले जी के लिए। सीमा काम्बले जी, आप दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, डिकी जिसको हम कहते हैं, जो मुझे लगता है विश्व में एक ऐसा पहला संगठन होगा जो मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए है, और आप उसकी फाउंडर भी हैं, वन ऑफ द फाउंडर्स, और जो उसका महिलाओं का जो उद्यमिक मेंटोर है, आप वो करती हैं, और आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी क्योंकि आपने तो काफ़ी महिला उद्यमिता, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मेंटोर किया है। तो क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हमारे देश के स्तर पर महिला उद्यमी की कौन-सी चुनौतियाँ हैं? और एंटरप्रेन्योरशिप, बिज़नेस, क्या इस क्षेत्र में अभी क्या स्थिति है? और भारत में स्पेसिफिकली अगर हम पूछें, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन है? जी, अ, धन्यवाद अदिति जी। और CSW 69 इसमें सहभागी मैं हो सकी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। जेंडर इक्वालिटी, राइट्स ऑफ वुमेन और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये तीनों जो मुद्दे हैं जिस पर इस परिषद में बहुत ज्यादा फोकस रहा। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उसके तहत महिला उद्यमिता के बारे में चर्चा होना ये स्वाभाविक था। महिला उद्यमिता के बारे में पहले तो हम ये सब समझ ले कि ये सिर्फ जेंडर इक्वालिटी के लिए नहीं है, उसी तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार निर्मित है, नए उपक्रम है, या फिर सामाजिक प्रगति का आलेख बढ़ाने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। और ग्लोबल स्तर पर जब हम देखते हैं तो चुनौतियां तो बहुत सारी हैं महिलाओं के लिए। जैसे एक तो समस्या बहुत कॉमन है जो कि ग्लोबल लेवल पर हो या हमारे यहाँ हमारे देश के स्तर पर भी देखी जाए, तो पहले तो महिलाओं को अपना उद्यम खड़ा करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। और जैसे कि कुछ उसमें अलग अलग प्रकार के कुछ साइड इवेंट्स थे, कुछ वहां पर संगोष्ठी या इस तरह के हुए थे, जिसमें एक तो हमारे भारत सरकार की तरफ से भी एक आयोजन हुआ था, जिसमें स्मृति ईरानी जी थी, मॉरिशस की एक महिला थी और US की एक महिला थी। तो उनकी चर्चा उसमें हुई थी। और उसके अलावा भी कुछ देशों ने ऐसे ही इसी विषय पर कुछ रखे थे, जिसमें बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन उसमें रहा है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ऐसा एक रहा है। और भी अलग अलग तरीके से वहां पर रहा। लेकिन ग्लोबल स्तर पर अगर देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि महिलाओं को अगर अपना उद्यम खड़ा करना है तो उसके लिए पहली बात तो जो है वो निगोशिएट करना पड़ता है, परिवार के साथ है, अपने घर के जितने भी लोग हैं उनके साथ है, समाज के साथ है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि उस पर जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर उसमें उद्यम के लिए, अपने उद्यम के लिए पैशन है, तभी वो अपने परिवार को या समाज को भी कन्विंस कर पाती है, निगोशिएट कर पाती है और वो आगे बढ़ सकती है। तो ये मुझे लगता है ये चुनौती जो है ये हर जगह पर है। हम ये भी जान ले कि मतलब हर एक की स्थिति एक जैसी नहीं है।
हर देश की स्थिति अलग अलग है, लेकिन फिर भी समस्याएं जो है वो समस्याएं, कुछ समस्याएं कॉमन है, कुछ चुनौतियां जो है वो कॉमन है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चाएं हैं उसमें हम देखते हैं कि सांस्कृतिक बाधाएं ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कि जिसमें हमारे जो हर एक देश की रीति रिवाज है, रूढ़ी परंपरा है, संस्कृति है, तो ये संस्कृति के जो अलग अलग मायने हैं, तो उसमें कई बार महिलाओं के लिए वो चुनौती भी बन जाता है जब वो खुलकर अपना उद्यम खड़ा करने की बात करती है। तो कई बार ऐसा है कि हर एक देश में अलग अलग ये मात्रा में होगा, लेकिन ये चुनौती जरूर होती है। तो संपत्ति या फिर जो जिसे कहा जा सकता है कि वित्तीय संसाधन, यानी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेस है, तो उसकी कमी जो है वो महिलाओं के लिए बहुत एक तरह से अड़चन पैदा करती है। बहुत सारी महिलाएं शिक्षित हैं, बहुत सारी महिलाएं शिक्षित नहीं है, मतलब जिस लेवल पर वो शिक्षित होना चाहिए, और कौशल विकास जो है उसमें कमी, ये जो उद्यमिता को रोक लेता है। क्योंकि जब तक स्किल उसके पास नहीं है तो वो आगे बढ़ने में थोड़ा हिचकिचाती भी है और उसको पूरा नॉलेज नहीं रहता। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महिला जब अपना उद्यम खड़ा करती है तो उसके लिए नेटवर्किंग ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इसमें जेंडर का भी मुद्दा आता है, क्योंकि पुरुष जिस प्रकार से नेटवर्किंग कर पाते हैं या पुरुष जिस प्रकार से मिलते हैं, बार बार मिलते हैं एक दूसरों को, अपने आइडियाज, अपने उद्यम के बारे में या ये सब कुछ जो करते हैं, और उससे उन्हें फायदा जो मिलता है वो महिलाओं में वैसे कम पाया जाता है। क्योंकि महिला उद्यमिता तो चाहती है, अपना एंटरप्राइज चाहती है, लेकिन उसके लिए इस तरह नेटवर्किंग करना, उसमें वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। और दूसरी बात यह है कि असमान प्रतिस्पर्धा जो होती है, तो उसकी वजह से, मतलब ये कुछ बिंदु है कि जिनकी वजह से ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें दिखाई देते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत ज्यादा, मतलब अलग अलग देश के अलग अलग लोगों में ये पाए जाते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर जो पाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसे अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ती है, कि उसे ये कन्विंस करना पड़ता है कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। लेकिन जब एक पुरुष अपना उद्यम खड़ा करता है तो उसे भी पूरी तरह सपोर्ट मिलता है ऐसा नहीं है, 100% नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उसने अगर कुछ अलग करना चाहा तो उसको सपोर्ट देते हैं, लेकिन महिला को वो सपोर्ट कम मिलता है। सामाजिक पूर्वाग्रह है, सरकारी नीतियों की कमी रही है, परिवार का समर्थन, ये बहुत बड़ा मुद्दा हर एक इसमें पाया जाता है। सबसे चैलेंजिंग जो बात होती है, जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अड़चने पैदा करती है, वो है प्रौद्योगिकी की, यानी टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है। तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी की जानकारी उसके पास बहुत कम रहती है। बहुत सारी महिलाएं जब हम देखते हैं तो ये इस तरीके से समस्याओं से जूझती रहती हैं, और जागरूकता का अभाव जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो ये सारे बिंदु जो है, जो समस्याएं अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हमें दिखाई देती है, जिसमें शिक्षा, अगर उचित शिक्षा अगर मिले, समर्थन मिले, नेटवर्किंग का समर्थन मिले, उचित नीतियों का उन्हें अगर लाभ मिले, तो उससे उनमें बहुत कुछ ये जो समस्याएं हैं दूर कर सकते हैं। किसी भी उद्यम को अगर हमें खड़ा करना है, किसी उद्यम को आगे बढ़ाना है, 3 एम की जरूरत हमें बहुत ज्यादा होती है। पहला एम है मनी है, दूसरा एम मार्केट है, और तीसरा जो है वो मेंटोरिंग है। तो
तो वाह। आज अगर हमारे देश की बात की जाए तो ये तीनों में बहुत कुछ हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि 100% हुआ है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है हमारे देश में। बहुत सारी महिलाएं जो है वो महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके कुछ ना कुछ उपाय हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक बदलाव के बारे में भी बहुत सारी चर्चा होती है। हमारे देश में भी इसके बारे में जो है प्रशिक्षण होता है। फंडिंग की जो अलग अलग योजनाएं हैं, मार्केट लिंकेजेस हैं, उसके साथ ही मेंटोरिंग के लिए भी बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं एफर्ट्स ले रही हैं। तो हमारे लिए ये बहुत सारी बातें जो है वो अच्छी हैं। बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए बनाई गई है, उसी के साथ साथ प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, जेम पोर्टल जैसे, तो अलग अलग ऐसी यंत्रणा जो है वो यंत्रणा हमारे यहाँ अब विकसित हो रही है। तो महिलाओं के लिए अब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छा एक माहौल जो है वो अब बन रहा है, ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। काफी पॉजिटिव नोट पे आपने हमें बताया 3M के बारे में, नेगोशिएशन, नेटवर्किंग और स्किल डेवलपमेंट, और हमारी सरकार की जो भी नीतियां हैं, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, Yes. वुमेन लेड डेवलपमेंट, जिसपे नैना जी ने शुरुआत में ही बात की थी। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग जो शुरुआत किया नैना जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट पे, और आने वाले हमारे जितने भी सेशंस हैं हम उन सब चीज पे डेवलप कर रहे हैं और चीजें पता कर रहे हैं, और हर आयाम को हमने कवर किया है। तो थैंक यू सो मच सीमा जी कि आपने हमें एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, जो आजकल का एक नया लिंगो टर्म कह सकते हैं और जिसमें महिलाएं अब आ रही हैं, उसमें आपने हमें साझा किया। मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगी रागनी जी से, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं भारतीय स्त्री शक्ति, और महाराष्ट्र स्टेट की आप सेक्रेटरी हैं। नमस्ते रागनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते जी। और रागनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिला सक्षमीकरण का अहम पहलू होता है कि महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास, कि हम कैसे उनमें क्षमता का विकास कर सकते हैं। और जो CSW हम लोग सबने अटेंड किया था, उसमें महिला परिषद में इसके बारे में क्या चर्चा हुई थी और भारत में क्या प्रयास हो रहे हैं, और इसमें खासकर भारतीय स्त्री शक्ति, जिसमें जो पिछले 30 साल से बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है, उनका क्या रोल रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? नमस्कार आदिति जी। या UN परिषद को अटेंड करना ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल ऐसा अनुभव था। और इस पर आपने जो मुद्दा उठाया है, महिलाओं के नेतृत्व क्षमता का विकास, ये भी बहुत अहम ऐसा मुद्दा है। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास की यह चर्चा UNCHW 69 में बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के क्रिटिकल एरियाज और UN SDG नंबर 5 के संदर्भ में जेंडर इक्वेलिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स के बारे में हुई है। स्त्री पुरुष समानता समाज में प्रस्थापित होना तथा महिलाओं को प्राथमिकता देने वाली पॉलिसीज यहाँ वास्तव में लाना तथा महिलाओं का सक्षमीकरण होना, इसीलिए विमेन लीडरशिप डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। UNCHW 69 में इस विषय पर अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग सेशंस हुए। विमेन लीडरशिप पर का विश्व पर क्या असर है, जो प्रतिनिधि आए हैं अलग अलग जगह से, उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग तथा गवर्नमेंट और NGO का इसमें रोल, इन सारे विषयों पर चर्चा होना, ये इन सारे सेशंस का उद्दिष्ट रहा। इस सब सेशन के दौरान एक मुद्दा मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं यहाँ बताती हूँ। इस विषय में सीमा बाहोस, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN है, उन्होंने कहा, द टाइम फॉर हाफ मेजर इज ओवर. It is time for government to act now to ensure women have an equal seat at every table where power is exercised. एवरी टेबल पर वीमेन का इक्वली होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उन्होंने बताया। लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो वीमेन लीडिंग कंट्रीज रिमेन एक्सेप्शन, ऐसे हमें दिखाई देता है। 106 देश अभी तक ऐसे हैं जहां महिला लीडर नहीं बन सकी है।
Women hold top position in just 25 countries. The Middle East and North Africa region is placed 16.7% parliamentary seats. Currently, no women speaker in parliament. एशियन कंट्रीज जिसमें हमारा देश भी बसता है, उसमें अगर देखा जाए तो वीमेन रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट 22.9% कैबिनेट मिनिस्टर हेडिंग मिनिस्ट्रीज एंड हेडिंग पॉलिसी एरियाज। अभी प्रगत देशों में यह चित्र कैसा है तो वो कुछ इस प्रकार से है। America has the highest proportion of women MP and women speakers in parliament. Europe comes second with 31% in parliament. 2024 में पहली बार मेक्सिको, नामीबिया और नॉर्थ मैसेडोनिया में महिला अध्यक्ष चुनी गई है। अभी महिला मंत्रियों को जो पोर्टफोलियो दिए गए हैं उस पर भी हम एक नजर डालेंगे तो उसमें भी हमें जेंडर बायस दिखाई देता है। जैसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिसी एरियाज है जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, होम अफेयर्स एंड डिफेंस रिमेन लार्जली कंट्रोल्ड बाय मेन। भारत के बारे में देखा जाए तो भारत में पहले से राष्ट्रपति, पंतप्रधान, कैबिनेट मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट जज ये सारे पद महिलाओं द्वारा विभूषित हो चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग, आर्म फोर्सेस, फॉरेन सर्विस, पंचायत राज सभी फील्ड में महिला है। हाल ही में नारी शक्ति वंदना ये बिल द्वारा 33% महिला आरक्षण ये बिल पास हुआ है जिसका इम्प्लीमेंटेशन 2029 में होगा। मगर भारत में जो महिलाओं की संख्या है उसको देखते हुए इस प्रकार के अवसर की अधिकारी महिला बहुत कम मात्रा में है। यह नेतृत्व का अवसर समाज के हर स्तर के महिलाओं तक जाना यह बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट तथा एनजीओ को अहम भूमिका इसमें निभानी है। भारतीय स्त्री शक्ति ने भी महिलाओं के लिए शिक्षा तथा लीडरशिप ट्रेनिंग ये इस दो पहलू द्वारा महिलाओं में सजगता लाने का प्रयास जो है वो शुरू किया है। क्योंकि आने वाली जो लीडरशिप के लिए बहुत सारे प्लेसेस तैयार होंगे उसके लिए महिला शक्ति तैयार भी होनी चाहिए और इसके लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग इन दो चीजों पे हमें ज्यादा भरसक प्रयास करने पड़ेंगे। अभी ये नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण और शिक्षा का आग्रह ये तो भारतीय स्त्री शक्ति बहुत सालों से उन्होंने ये हम सभी ने ये शुरू किया है, लेकिन इसका दायरा हमें बहुत बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए भरसक प्रयास बड़े पैमाने पर करने पड़ेंगे और इसके लिए हम सभी को इसमें बहुत बड़ा भारी सहयोग देना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रागनी जी, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें। और पंचायती राज में हमारे देश में जहाँ पे रिजर्वेशन है 33%, हम देखते हैं कि हमारे देश में लाखों महिलाएं आज पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हैं। और जो चाहे लोग ये कहते हो प्रधानपति का कॉन्सेप्ट हो, पर फिर भी महिलाएं ये कहती हैं कि साइन तो हम ही करते हैं पेपर पे। तो ये एक बदलते भारत का एक हमें पिक्चर दिखता है और नारी अधिनियम बिल जो आने वाला है, आशा और उम्मीद करती हूँ कि उसमें और महिलाएं पार्लियामेंट के पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर्स में हमें दिखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रागनी जी। और अब हमारा अगला सवाल है प्रतिमा लकड़ा जी से, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और सरकार का प्रतिनिधित्व करती हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। मैम, आपने एक सेशन प्रतिमा जी आपने अटेंड किया था कि कैसे टेक्नोलॉजी जेंडर बेस्ड वायलेंस को फैसिलिटेट करता है, जिसको आजकल के टर्म में हम टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस TFGBV भी कहते हैं। तो आप हमें पहले बताएं कि ये क्या है, हम इसको हमारे कैसे लोग समझ सकते हैं। दूसरा, CSW में जब आप गई थी तो इसमें क्या चर्चा हुई थी। और तीसरा, क्योंकि मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछ रही हूँ पर एक ही साथ मैं आपसे पूछ लूंगी कि
कि लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अगर आने हैं इस एस्पेक्ट में, तो उसमें क्या-क्या सुधार होना चाहिए? और क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द रिनाउंड लॉयर्स हैं, तो आई एम श्योर आप इसमें हमें कुछ लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में आप हमें बता पाएँगी। जी, थैंक यू सो मच अदिति जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में मुझे शामिल करने के लिए। देखिए, जहां तक बात है टीएफ जेंडर बेस्ड वायलेंस की, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड वायलेंस की, तो आज की डेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। 1946 में जब CSW की शुरुआत हुई थी, तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले और उनको जेंडर बेस्ड वायलेंस से मुक्ति मिले। जब हम बीजिंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं, तो 95 में भी यही बात आई कि महिलाओं को हमें वायलेंस से मुक्ति देनी है। और अगर हम बीजिंग के 12 की एरियाज की बात करें, तो उसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऐसा एरिया जिसपे स्पेशल फोकस किया गया था। लेकिन समय बीतते बीतते अब, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज की डेट में आवश्यक भी है और उसके बगैर तरक्की भी नहीं हो सकती है, तो एक चीज ध्यान में आती है कि जब चीज की जरूरत बढ़ती है तो उसके साथ मिसयूज भी होता है। तो आज की डेट में हम देखें तो 2000 से जो मोबाइल का दौर शुरू हुआ और उसके बाद इंटरनेट जैसे बढ़ा, उसका प्रयोग बढ़ा, उसके साथ दुरुपयोग भी बढ़ा। हम सब ने देखा कि पोस्ट कोविड इंटरनेट का यूसेज 25% वर्ल्ड वाइड बढ़ा है, और उस यूज के साथ हम कहीं ना कहीं ये कहेंगे मिसयूज भी आया है। तो टेक्नोलॉजी को यूज करके, मोबाइल को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके, सोशल मीडिया को यूज करके जो जो वायलेंस होती है, और मोर स्पेसिफिकली हम कहेंगे कि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ और LGBTQ के साथ, हमें कहेंगे एक 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 सेक्शन ऐसा है जो कहीं ना कहीं इजी टारगेट लगता है उनके अगेंस्ट वायलेंस को, अगर हम कहेंगे तो इस पूरे इसको हम कहेंगे टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड GBV। आज की डेट में ये एक बड़ी समस्या भी बन गई है, और CSW 69 में इसमें चर्चा भी हुई, और इसमें चर्चा हुई कि, और उन्होंने इसको एक बहुत ही हमें कहेंगे एक्चुअल क्राइम माना है आज की डेट में। क्योंकि हम आज से 30 साल पहले की बात करें तो फिजिकल वायलेंस की बात ज्यादा थी। आज की डेट में क्योंकि हम सब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है उसकी वजह से हम साइड इफेक्ट भी भुगत रहे हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे साइबर स्टॉकिंग हो गया। पहले स्टॉकिंग फिजिकली होती थी, आज की डेट में साइबर स्टॉकिंग है। हम सब देखते हैं कि ट्विटर को यूज करता है तो ट्रोलिंग लगातार होती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ट्रोलिंग में भी अभद्र भाषा का प्रयोग करना। फिर उसके बाद बात आई थी डीप फेक की। डीप फेक को यूज करके किसी की पिक्चर्स, गलत पिक्चर्स को पोस्ट करना, फिर किसी के फेसबुक अकाउंट को दोबारा रेप्लिकेट करके गलत पिक्चर्स लगाना। इसके अलावा सेक्सटॉर्शन की हम बात करें कि बच्चियों को, महिलाओं को गलत पिक्चर्स, मॉफ्ड पिक्चर्स करके और उनको यूज करना और उनको एक्सप्लॉइट करना। और अगर हम कई बार टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं मीटिंग करने में, तो बीच में कई बार हम देखते हैं कि उसमें भी डिस्टर्बेंस आती है। या फिर एक नया ट्रेंड निकला है डॉक्सिंग, जिसमें महिला जो सामाजिक कार्यकर्ता होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करना ताकि वो काम ना कर पाए। ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में वहां चर्चा हुई, और एक वाकई चिंता का विषय था ये, और इस पे बहुत ही चिंता व्यक्त की गई, क्योंकि महिलाओं को टेक्नोलॉजी यूज करना आना भी जरूरी है, और उसके मिसयूज से वो कैसे बच सकती हैं ये भी बहुत जरूरी है। तो इसी पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, ये भी समझने की कोशिश की गई कि ऐसा क्या है। तो एक जो रीजन जो समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमने टेक्नोलॉजी को यूज करना तो शुरू किया है, बट उसको एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में कैसे यूज करना है, इसके बारे में शायद हम सबको समझने की जरूरत है। हम इंटरनेट यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, बट उसमें डाटा प्रोटेक्शन की जहां तक बात आती है, उसमें हमारे, हम क्या कहें, वर्ल्ड वाइड भी शायद सिक्योरिटी को लेके उतनी अवेयरनेस नहीं है। उसके अलावा कुछ इश्यूज ऐसे हैं, जैसे हम बात करेंगे सोशल प्लेटफॉर्म्स की। हम यहाँ बैठे हैं, किसी दूसरे देश में कोई ट्रोल कर रहा है, तो उसको लेके क्रॉस जुरिस्डिक्शन का एक इश्यू रहता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लॉ कहीं ना कहीं अभी वीक है। और हमने देखा कि ड्यूरिंग कोविड 5 साल में ही परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गई, 25%। तो शायद हम ये कहेंगे कि हमारी हमारी पुलिस या हमारी जो एजेंसीज हैं वो भी शायद उतनी अच्छी तरह से ट्रेन नहीं है। फिर कहीं ना कहीं हम ये भी कहते हैं कि सोशली, अरे इसने गलत इस्तेमाल किया होगा, है ना, इनको पता नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो समस्याएं हैं, और समस्याओं में ही समाधान है।
तो इसके बारे में हम यही कहेंगे कि वी शुड नो हाउ टू यूज आवर टेक्नोलॉजी इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, पॉलिसीज में सेंसिटिविटी लाने की जरूरत है। हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि महिलाओं को अगर टारगेट करने वाले कुछ क्राइम्स हैं तो उनको लेके वर्ल्ड वाइड ये जरूरत महसूस की गई कि स्पेशली उस पर फोकस करना चाहिए। हमारी एजेंसीज को मोर सेंसिटिव होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन पे हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे लगातार काम करके मुझे लगता है हम मिसयूज रोक सकते हैं। इस पे लगातार चर्चा चल भी रही है, तो होपफुली चर्चा चली है तो कहीं ना कहीं नतीजे तक हम पहुंच भी पाएंगे, और हम सबका इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। मुझे लगता है हम सब उसमें भी अपना रोल निभाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी, आपने हम सबको साझा किया कि ये एक एक नया तरीके का एक मार्जिनलाइजेशन, एक डिस्क्रिमिनेशन अभी इमर्ज हो रहा है जो टेक्नोलॉजी से फैसिलिटेटेड है, और मिसयूज यूज दोनों होना है, और कैसे महिलाओं को हम लोग इक्विप कर सकते हैं कि वो ये बैलेंस बना के चले और अपने आप को इन सब चीजों से बचा भी पाए। तो थैंक यू सो मच प्रतिमा जी। मेरा अगला सवाल भारती जी से है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वैदेही कौशलम की, हैदराबाद से। और भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारती जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप भी वहां पे गई थी, कि एम्पावरमेंट जेंडर इक्वालिटी और ब्रेकिंग बैरियर्स। सो अगर इन दोनों टर्म्स को हम लोग देखते हैं कि इफ वी आर एम्पावरिंग वन जेंडर, so how does it break the barriers, what barriers are we talking about, and please enlighten us on these two aspects of gender equality. Okay. Thank you, Aditi ji. I participated only for a couple of days, but the interesting topic was on the first day, a concept note for CSW 69. It was hosted by Permanent Mission of Malaysia and the Business and Professional Women Confederation भी है उसमें, BPW. So उसमें there are 6 points were discussed. The 6 points were like how do we empower the gender equality? Most likely, men are always ahead of women. That's in every society. So they covered 6 points. The first point is education. So education, there is so many challenges are there regarding the traditions. So challenging traditions that they limit girls' education and or like to access the education. And the second thing is promote the STEM. STEM is technology-based fields for women and underrepresented gender, like women only. So that is the first point. Education is the most important thing where we need to address. The second one is workplace. Workplace, eliminate the glass ceilings and the gender pay gaps. Usually men will get the more pay compared to the women with the same work title. So that is the thing. And equal opportunities in the leadership and technology and the trades also. That is regarding workplace. The third point was discussed is politics and leadership. So usually there is a topic regarding this one is breaking the political norms in generally. So that has to be it has to be giving the breaking. And the second thing is support policies that ensure equal representation in decision making roles. That is also not there in the world. Even in India, we don't have that, and government is trying on that. And the fourth one is cultural stereotypes. So define the rigid gender roles that dedicate how people should behave. So that is very much in our country particularly. So it has to be changed. Same thing with Malaysia and Nepal. They were discussing regarding that because mostly it was hosted by delegates from Nepal and Malaysia. The fifth one is access to resources. So we have to ensure women and marginalized genders have equal access to land, finance, healthcare, and technology. Support economic independence and financial literacy. This is another thing. Last point, that is safety and justice. So break the silence
around gender-based violence. That can be anything, violence, all we were discussing, digital violence and all that. That is the latest thing regarding the technology, by using technology. But we have other types also. So we have to address those problems, and we have to have the safety measures for each and individual girl in the world. So girl and woman. Next one is push for legal reform and survivor-centered justice systems. So this is also there. So basically the breaking barriers, the point I understood is it's just not changing the laws. It is about changing the minds, systems, and the hearts of the human beings. Thank you. Absolutely. Thank you so much, Bharti ji. You took us through the complete structural barriers that any woman suffers in this world, from gender pay gap to women in STEM and women everything. I think you covered almost all the aspects that we were discussing. Thank you so much, Bharti Thank you. ji. Thank you. And taking from there, women in STEM, women in technology, we have Jyoti ji with us, who is a scientist, and also hardly we get to see women in STEM. So we have our own women who has been breaking barriers in STEM industry. Welcome Jyoti ji. और ज्योति जी हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर भी हैं भारतीय स्त्री शक्ति की। मैम, एक तो वुमेन इन स्टेम के बारे में आप ऐसे ही हमें एक स्टेटमेंट दे देना, क्योंकि आप वहां से बिलोंग करती हो और हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर आपसे जो मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि आजकल ब्लू इकोनॉमी करके एक शब्द बहुत चला हुआ है इकोनॉमी में कि ब्लू इकोनॉमी है, तो आप हमें प्लीज इससे बताएं कि ब्लू इकोनॉमी होता क्या है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ब्लू इकोनॉमी, एंड सेकंड, हाउ इज दिस ब्लू इकोनॉमी somewhere linked with the idea of women empowerment, whether it's in local or national or international level? Thank you, Aditi ji. We got an opportunity to attend the side event, Empowering Women for a Sustainable Blue Future, Gender, Ocean and Beijing +30 Agenda. The side event was organized by Commonwealth Secretariat and the Government of Bahamas. Commonwealth Secretariat comprises of voluntary organizations of 57 countries, and Bahama is an island country. The session brought together global leaders, policymakers, ocean experts, and advocates, and it reinforced the critical role of women and how their empowerment is vital for building sustainable blue economy. So what is this ocean economy and blue economy? Ocean economy means economic activities related to ocean, seas, and coastal regions. Blue economy relates to sustainable ocean economy. It also includes oceans, natural assets, and ecosystems. Blue economy and women empowerment, the points discussed were women's participation in environmental decision making and women's access to natural resources, which are important for sustainable development, and eventually empowering women and girls, addressing gender-based challenges in coastal communities, which can advance climate resilience, environmental sustainability, and women's economic empowerment. When we talk about blue economy, we are focusing on Sustainable Development Goals, SDG 5, which is gender equality, and SDG 14, which is sustainable use of ocean. In this side event, the positive points highlighted were women voices are heard most of the times. For example, designing fishery acts. We may call women-led maritime development. Gender balance is considered in environmental policies of governments. They are trying their level best to have gender parity from grassroots to top management. These women, the women which are residing in coastal areas, these women coexist with ocean. They have traditional and indigenous knowledge, and which is passed from generation to generation. We need to learn from their practices and need to get best out of combining traditional and scientific knowledge. What is the Indian scenario about blue economy and women? India's coastline is significant natural asset, vital for economy, security, and biodiversity. India has got 7,500 kilometer coastline, and which includes 9 coastal states and 4 union territories and 12 major ports and 200 smaller ports.
women play important role in sectors driving India's blue economy. That is fisheries and aquaculture, maritime transport, marine tourism, technological innovation. So overall, India has got vibrant blue economy, which contributes to 4% of India's GDP. And 95% of India's trade is through maritime routes. Women make up half of India's marine fisheries workforce. Significant portion of women livelihood depends on marine ecosystem, and their work sustains local communities, and also it has tangible contribution to India GDP. In India, out of 4 million fisher folks, 47% are women. But the challenges are that limited access to resources, lack of formal participation and recognition, and vulnerability to climate change impacts. And because there is limited understanding of women empowerment in blue economy, and women are marginalized due to traditional practices, and policies fall short of addressing gender disparities. Bharatiya Stree Shakti has spread wings in different states of India, along with Maharashtra, Kerala, Odisha, and Gujarat, which have coastal areas. We can explore this dimension of women empowerment related to blue economy. We may address intersectionality challenges faced by women. For example, Agaria tribe of Kutch, which are involved in salt farming and salt pan workers, we can address their challenges. So at a UN platform, 9 years ago, gender was not considered as a part of ocean economy. Let's be optimistic. So the promotion of gender equity in the development of the blue economy is not just a matter of social justice, but also an economic necessity. We need to redefine blue economy and women empowerment. Thank you. Thank you so much, Jyoti ji. Very important thing you have told us about blue economy and how ocean economy and how women would be affected with this climate change, and how women have to develop this resilient framework under the climate change. And it's a very important aspect which you have enlightened us. Thank you so much, Jyoti ji, for it. हमारा नेक्स्ट सवाल है हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट के से डॉक्टर प्राची मोघी जी, जो प्रेसिडेंट हैं मुंबई भारतीय स्त्री शक्ति की, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से. थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. और मैम आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि CSW 69 में महिला धार्मिक लीडर, उनकी भूमिका पे एक सत्र हुआ था जिस सत्र में आप थी. क्या उसमें भारत की प्रतिनिधि थे? और क्या women religious leaders can transform the SDG 5, which is gender equality, and important agenda of Beijing platform into reality? थैंक यू आतिशी जी. बेसिकली ये जो सत्र हुआ वो एक अलग तरीके का सत्र था, क्योंकि डायलॉग इज अ वे टू रिक्लेम द एजेंसी ऑफ वुमेन ऑफ फेथ एंड एंटर फेमिनिन अप्रोच टू पीस बिल्डिंग. बेसिकली दुनिया में ये जो सब चल रहा है, धार्मिक असमानता या धार्मिक अहिंसा, इसकी सबसे बड़ी शिकार तो महिला ही होती है. और इसके लिए मध्य पूर्व में, जैसे इराक से ये शुरू हुआ, वहाँ एक सिविल सोसाइटी है, उनके साथ बहुत सारे सहयोगी राष्ट्रों के द्वारा ये साइड इवेंट हुई थी. इंडोनेशिया ने उसमें लीड लिया था. इंडोनेशिया एंड दिस जॉइंट इनिशिएटिव फॉर स्ट्रेटेजिक रिलीजियस एक्शन, जो इराक, युगांडा, केनिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और माले इस कंट्री में काम करती है. इन देशों के प्रतिनिधि वहाँ थे. ये जो साइड इवेंट हुआ वहाँ भारत का कोई प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन भारत भी हमेशा ऐसे इंटरफेथ रिलीजियस डायलॉग्स में शामिल होता है, और यूएन के जो प्रयत्न इस दिशा में चल रहे हैं उनमें भारत की भी एक सहयोगी भूमिका रहती है. I am very fortunate because I am a part of this kind of interfaith dialogue, particularly in India, in academia, or as well as by NGOs or in Europe. तो ये जो particularly event हुई थी उसमें
वुमेन्स रिलीजियस लीडर्स का एक अहम भूमिका थी। इंडोनेशिया के स्कॉलर्स, नेपाल की एक वंदना राणा करके एक स्कॉलर थी और केनिया की एक स्कॉलर थी, उन लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए। मुझे ऐसे लगता है कि हर धर्म, विश्व का कोई भी धर्म हो, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल का अध्ययन किया जाए तो हमें दिखाई देता है कि ऑल दिस रिलीजन्स प्रमोट gender equality, human, just, and peaceful coexistence of worldview. Unfortunately, in reality, we do not find this. We do find there is a strong patriarchy, the role of men in all those religious institutions, and there is a hardly scope for religious women's leaders. But this is a half truth. Or we can say the glass is full of water, or the glass is half empty, like this. There are many religious women leaders in ancient India, in medieval India, and even in contemporary period. In this particular event, they shared their experiences. All these countries have religious diversity, and they share their experiences and their contributions in their respective countries. I will give you one or two examples. Vandana Rana, she spoke about the religious diversity, और बेसिकली जो रिलीजन का दैनंदिन व्यवहार में जो इम्पैक्ट होता है उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो वाई रिलीजन और फेथ इज इम्पोर्टेंट इन शेपिंग सोशल कल्चरल नॉर्म्स, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू शेप अप आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्ररी पीरियड और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसमें हुई कि हमें ऐसे लगता है कि धर्म बहुत बंदिस्त होता है, क्लोज्ड होता है, देयर इज नो रिफॉर्म्स इन एनी रिलीजन, बट इट इज नॉट द केस। रूबी कोलिफा करके एक इंडोनेशियन डायरेक्टर ऑफ द एशियन मुस्लिम एक्शन नेटवर्क है, उन्होंने ये बताया कि एक तो फर्स्ट उलेमा फतवा निकला था, वो बहुत ही रिवोल्यूशनरी था। It is a revolutionary methodology connecting Islamic law to national and international laws promoting women's rights. इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में हर धर्म के जो लीडर्स है, वुमेन्स लीडर्स है और जो पीस लविंग पीपल है, उनका एक जो जॉइंट एफर्ट्स रहते हैं, उसकी वजह से हर धर्म में कोई ना कोई रिफॉर्म और वुमेन्स के राइट्स के बारे में एक सजगता आई है। और यही संवाद से और चर्चा से ही ये जो सब डायलॉग्स है वो एक इम्पोर्टेंट टूल रहेगा। इसमें दो चीजें मुझे अहम लगती है। जब हम इंटरसेक्शनलिटी की बात करते हैं या इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ दो बातें होती है, एक तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फेथ, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हर बहुत ही मायना रखता है, वो है राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर। ये दो चीजों में वुमेन्स रिलीजियस लीडर्स की बहुत ही अहम भूमिका है। और इस साइड इवेंट से मुझे ऐसे लगा, और मेरा ये जो अनुभव है इंटरफेथ डायलॉग का, उससे मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत ही जरूरी है और हर लेवल पे होना चाहिए। और एक उदाहरण एक माले की स्कॉल पार्टिसिपेंट ने बताया कि ये जब चेंज होता है, एनी सोशल चेंज पहले लोकल लेवल पे होता है और उसका इम्पैक्ट नेशनल और ग्लोबल लेवल पे होता है। उन्होंने वो एक बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसकी बात रखी। तो फॉर एनी चेंज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर लोकल लेवल, और लोकल टू ग्लोबल ये सब के सहयोग से ही होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मुझे आज भारतीय स्त्री शक्ति लगती है, क्योंकि भारतीय स्त्री शक्ति हमेशा हर धर्म के महिलाओं के लिए काम करती है, और हम हमेशा बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मुझे याद है 2017 में एक पर्सनल लॉ के ऊपर सेमिनार हुआ था। तो ये जो बदलाव आ रहे हैं, कानून में बदलाव आ रहे हैं, धार्मिक रीति रिवाज का इम्पैक्ट में बदलाव आ रहा है, ये सब बातों में या ये सब धर्म जो है वो आज के हिसाब से कैसे होना चाहिए, क्योंकि हर धर्म का मोटो विश्व शांति ही रहता है।
तो इसके लिए ये सब महिलाओं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये जो रिलीजियस लीडर्स है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जो साइड इवेंट थे उसमें एशिया के या साउथ ग्लोब के कंट्रीज का पार्टिसिपेशन था, लेकिन ये जो एनजीओ है वो पूरी दुनिया में काम करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि धर्म और स्त्री ये जो एक भूमिका है, ऐसा कहा जाता है कि हर धर्म में स्त्री की एक दुय्यम भूमिका रही है, लेकिन मूलतः हम देखें तो ऐसी बात नहीं है। तो स्त्रियों की जो भूमिका है, उनका सहयोग है, संवाद है, और ये सभी लोगों के साथ एक धार्मिक शांति प्रस्थापित होगी, जिससे और हम विश्व शांति की ओर जरूर ये जो हमारा मोटो है बीजिंग का, बीजिंग एक्शन प्लान का, वो हम जरूर हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद अदिति जी। थैंक यू सो मच प्राची जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में आपने हमें बताया कि किस तरीके से रिलीजन लीडर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट और अहम रोल होता है जब भी हम लोग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। और अब मैं एक सेकंड राउंड ऑफ एक कॉन्वर्सेशन करना चाहूँगी हमारे 2 पैनलिस्ट के साथ, और अंत में मैं एक आप लोग सबके साथ एक रैपिड फायर राउंड भी खेलना चाहूँगी, जिस रैपिड फायर राउंड में मैं आपसे सवाल पूछूँगी और आपको एक शब्द पे या एक स्टेटमेंट में ही आपको अपनी बात कहनी है, जो बहुत ही कैची होना चाहिए और आपका टेक अवे क्या था। पर उससे पहले नैना जी जो सूत्रधार रही हैं इस पूरे प्रोग्राम की, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जब आप सीएसडब्ल्यू में गई थी और उसमें आपने ऐसी कौन-सी नई चुनौतियाँ या ऐसी कौन-सी नए मुद्दे आपने देखे जो जेंडर्ड आइडिया के बारे में हमें पता होना चाहिए, या हमें अब प्रिपेयर होना चाहिए कि हमारे देश में भी ऐसे इश्यूज़ आ सकते हैं? और इसमें मैम अगर स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो एजिंग महिलाओं का एक पॉपुलेशन है और एजिंग किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर डिस्कोर्स में ऐड करता है, आप हमें उस पे अगर हाइलाइट करें तो अच्छा होगा। ये पूरे 10 दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें इतने नए नए विषय आए कि कितने विषय हम सुन नहीं पाए, इसका भी एक अफसोस हमारे मन में है। लेकिन विमेन इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, जनरेशन इक्वालिटी, बॉडी ऑटोनॉमी, मदरहुड इन टुडेज टर्म्स और टुडेज टाइम, फैमिली पॉलिसी, जेंडर इक्वालिटी इन पुलिस फोर्सेस, ऐसे कई सारे विषय आए। उसमें ये एक महिलाओं की उम्र का विषय भी आया, क्योंकि आज की तारीख में अबाउ 50 एज की करीबन 27% महिलाएं, और आने वाले समय में ये परसेंटेज बढ़ के 2050 तक वो 35% होने वाला है, ऐसे कुछ स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है। आज हम अगर देखेंगे तो महिलाएं सभी एज में डिप्राइव्ड क्लास में जाती है। कुछ ना कुछ चीजों का उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ता है, या कुछ चीजें उनका अभाव भी उनके लिए हमेशा जिंदगी में सहना पड़ता है। जब एक उम्र बढ़ेगी तो जो वो परसेंटेज है कि 2 महिलाएं और 1 पुरुष, ऐसा उसका गुणोत्तर या राशि जो है वो ऐसी है कि एक एजेड पुरुष के सामने 2 महिलाएं, ऐसा परसेंटेज रहता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी बढ़ती है, बढ़ने वाली है। तो ऐसे कौन से चैलेंजेस है, और मुझे ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण लगा कि भारतीय स्त्री शक्ति ने अपने आगामी जो अपनी पॉलिसी है उसके बारे में इस विषय का विचार करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 4-5 महत्वपूर्ण मुद्दे जब महिलाओं की उम्र बढ़ेगी तो आएंगे। क्योंकि अगर आज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 17 से 20% में है भारत में, तो और 20 सालों में वो बढ़ के भी हो गया तो 100% नहीं होने वाला है। और अगर ग्लोबल एवरेज हम देखेंगे तो 60% महिलाएं वर्कफोर्स में या कमाने वाली होती है, और जब पुरुषों का ये प्रमाण 90, 91, 92% है। तो वर्कफोर्स में कमी के कारण महिला की आर्थिक सहभागिता और आर्थिक सुरक्षा, ये मुद्दा उनकी बढ़ती हुई उम्र के साथ में ज्यादा भयावह होने वाला है। और पेंशन जैसे जो सामाजिक सुरक्षितता उपलब्ध है, उसका जो मतलब इस तरीके से उसके बारे में अवेयरनेस होना, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को उसमें कवर होना, ये भी एक चैलेंजिंग पॉइंट हो सकता है। घर काम का जो बोझ है आज भी जब वर्किंग महिला के ऊपर भी होता है, वैसे ज्यादा उम्र की महिलाओं के ऊपर भी वो रहता है, तो वो भी एक मुद्दा चिंता का रहेगा।
उनका हेल्थ सिस्टम के लिए उनको एक्सेस होना, और जब बढ़ती उम्र के साथ बीमारियां या परेशानियां बढ़ने वाली हैं, तब महिलाओं को हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध होना, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटी के बारे में अवेयरनेस करना, ऐसे बहुत सारे काम इसमें से उत्पन्न होते हैं। और एक बढ़ती उम्र के साथ साथ सामाजिक अलगाव या अकेलेपन की भी एक समस्या आएगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय स्त्री शक्ति ने ऐसे 4-5 मुद्दों को लेके आगे अपनी स्ट्रेटेजी अभी तय करनी चाहिए। भारत में 2011 में सीनियर सिटीजन्स के बारे में एक पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन इस पॉलिसी के ऊपर भी हमें काम करके उसको थोड़ा अपडेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी 15 साल ऑलमोस्ट उसके हो गए हैं। तो चेंजिंग टाइम्स के अनुसार ये पॉलिसी में भी चेंज लाना है, और मुझे लगता है भारतीय स्त्री शक्ति ने ये चैलेंज अपने हाथ में लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आपने बताया कि किस तरह की एजिंग पॉपुलेशन में क्या क्या स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करना चाहिए, एंड इट इज सच अ ग्रेट मूव कि भारतीय स्त्री शक्ति ऑलरेडी इसमें काम कर रहा है आपके नेतृत्व में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग डेफिनेटली कुछ ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकते हैं जो इन महिलाओं को स्पेशली टारगेट करके बन सकता है। मेरा अगला सवाल वर्षा जी से होगा। वर्षा जी, आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी पे। अभी हमने अपने 2 पैनलिस्ट को भी सुना। तो आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से यूज़ हो रहा है या आने वाले टाइम में जिस तरीके से यूज़ होगा, उस पे महिलाओं पे क्या असर हो सकता है? एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हम देख रहे हैं अपने आसपास भी, तो सिंपल उसको कहा जाए तो वो एक इट्स लाइक अ चाइल्ड, जो आसपास के एडल्ट्स की जो भी भाषा है उससे सीख रहा है अपनी भाषा। तो उसका खुद का इंटेलिजेंस कुछ है नहीं, तो जो भी आसपास वो देख रहा है वो सीख रहा है। तो अभी अपने आसपास की दुनिया में क्या है, पब्लिक सेक्टर या डोमेस्टिक सेक्टर अगर हम देखते हैं, तो एक टिपिकल दुनिया सोशल मीडिया में दिखाई जा रही है। इंटरनेट का जो पूरा मायाजाल है, उस पर एक डोमेस्टिक सेक्टर में सिर्फ महिलाएं दिखाई जा रही है, पब्लिक सेक्टर में एक्टिव जो भी सेक्टर्स है उसमें पुरुष दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसा जब भी आप चैट जीपीटी या किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई को यूज करके कोई सवाल आप पूछेंगे, तो उसी तरह के एक जेंडर बायस्ड वाले आंसर्स हमें हमेशा मिलते हैं। तो अभी इस पर मात करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सबके लिए जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए है। एक ये सही बात है, अभी पूरी दुनिया भर में हर कोई थोड़ा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जिस तरह से अपने ऊपर हावी हो रहा है, उसके कारण चिंता भी व्यक्त हो रही है कि कितने कितने किसके जॉब चले जाएंगे। उसमें शायद जो महिलाएं ज्यादा क्लिनिकल जॉब में है या हेल्थ सेक्टर में है या बैंकिंग में है, उनके जॉब पर बहुत बड़ा असर पहले होगा क्या, ऐसी सारी चिंताएं हो ही रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को अधिक अधिक सीखना चाहिए, उस फील्ड में ज्यादा आना चाहिए। यूथ जो लड़कियां हैं लड़के हैं, उन्होंने भी अभी अपना एक जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है उसे लेकर टेक्नोलॉजी को संभलना चाहिए। और अगर इस तरह से डेटा डेवलपर में लड़कियां ज्यादा आती है, तो उनका एक अप्रोच थोड़ा और जेंडर सेंसिटाइज्ड होके रहेगा। और यही शायद उसकी एक पहल हो सकती है कि एआई को अगर जेंडर बैलेंस करना है, तो ज्यादा से ज्यादा यूथ लड़कियां महिलाओं को टेक्नोलॉजी savvy होकर डेटा डेवलपर के क्षेत्र में भी ज्यादा आना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वर्षा जी। और वुमेन इन डेटा, वुमेन इन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें एक नई अभी इमर्जिंग फील्ड्स हैं जिसमें आई एम श्योर हम सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और लोगों को, महिलाओं को प्रमोट भी करना चाहिए कि वो ये सब चीज़ इन फील्ड्स में पिकअप करें। अब हम आपने सत्र के आखिरी चेन ऑफ इवेंट में हैं, जहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ अ रैपिड फायर। मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगी और हम उसी क्रम में चलेंगे जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा था। तो जो सवाल है, और आप सबको एक शब्द या एक लाइन में बोलना है। जो मेरा सवाल है वो है कि सीएसडब्ल्यू परिषद के लिए इतनी दूर आप सब न्यूयॉर्क गए, यहाँ से फ्लाइट चेंज करके, भारी ठंड थी, स्नोफॉल हो रहा था, और रिसोर्सेज भी हमें अपने ही लगाने पड़े थे। पर इन सब चीज़ों में जब आप लोग इतनी मेहनत और इतनी दिक्कतों से आप लोग न्यूयॉर्क पहुंचे और अपने सीएसडब्ल्यू में पार्टिसिपेट किया,
तो आपका किस तरीके से वो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, और उस एक्सपीरियंस को आप एक पहलू हमें आप बताएंगे, और जो इंस्पायर करेगा कि और भी महिलाएं हमसे जुड़े और इस CSW का पार्ट बने। तो नैना जी, मैं आपसे शुरू करती हूँ, आप बताएं। इस प्लेटफॉर्म में जाने का मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन मुझे लगता है वो एडवोकेसी है। देश की महिलाओं के प्रति जो नीति है, अपने देश की जो भूमिका है और जो स्थिति है, उसका प्रभाव यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म पे निर्माण करना, ये मेरा मकसद था। बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी। वर्षा जी। मुझे लगता है अलग अलग देशों के साथ, व्यक्तियों के साथ, संगठनों के साथ नेटवर्किंग करना, ये सबसे मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरे मन में मुद्दा था। नहीं नहीं, हम कर एब्सोल्युटली, पाए। जी नेटवर्किंग इज द की अहेड। जी। चंद्रा जी। मुझे लगता है कि मतलब नया अनुभव, नई सोच और नई दृष्टि, ये सब वहां से मुझे मिला है। तो इसको हम आगे कैसे अपने काम पे लगाएंगे, इससे हमको प्रेरणा मिला। जी। सीमा जी। वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग को जुटाना, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात रहेगी। बिल्कुल, धन्यवाद। राखी जी। वहाँ हमारे जैसे और समविचारी संगठन भी आए थे, तो उनके साथ मित्रता और महिला के हित में जो जो मुद्दे आए हैं, उन मुद्दों पर एकता, जैसे कहेंगे कि सॉलिडेरिटी एंड फ्रेंडशिप, ये मेरे लिए अहम बिंदु रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्रतिमा जी। For me it was insightful और enriching, और शायद मैं कहूंगी कि मोटिवेशनल भी रहा अपने अपने महिलाओं के लिए काम करने के लिए। बिल्कुल। ज्योति जी। मैम आप अनम्यूट करें। Exploring new horizons in the field of women's studies. Also, प्रेशर ग्रुप या दबावगढ़ तैयार करना, क्योंकि हमारे विचार पूरी दुनिया तक पहुंचे। बिल्कुल। भारती जी। मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Sorry. It showcased a powerful commitment, global commitment to accelerating gender equality. Absolutely. प्राची जी। आई वुड से ग्लोबल से लोकल तक और वाइस वर्सा। ग्लोबल जो इश्यूज है, ग्लोबल में जो पूरे दुनिया में जो चल रहा है जेंडर इक्वालिटी या वुमेन स्टडीज के बारे में, उस हिसाब से हम भारत में अपने अपने क्षेत्र में क्या काम कर सकते हैं, और भारत का जो एक विशेष विचार है, एक पर्सपेक्टिव है, वह हम पूरी दुनिया में कैसे ले जा सकते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम कैसे प्रयत्न कर सकते हैं, ऐसा मेरा विचार रहा। बिल्कुल। अब आखिरी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप लोग के परमिशन से मैं देना चाहूंगी कि CSW 62 से मैं जुड़ी रही हूँ और CSW 69 हो गया। तो थ्रू आउट दीज इयर्स दैट आई हैव बीन इन्वॉल्व विद CSW, एक जेंडर को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम लोग जेंडर हमेशा मेल फीमेल डाइकोटमी में समझते हैं, वो मुझे समझ में आया कि इट इज जस्ट नॉट कि आप राइट्स के बारे में बात करो, या बट इट इज मोर और लेस सेलिब्रेटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड and owning up what we are good at. तो इसके साथ आई एम truly grateful to all the panelists कि आप लोग सब आए और इस सत्र का पार्ट बने। और इस सत्र को हम लोग इस सत्र में हमने बहुत सारी चीजें समझी, नए पैमाने, नए एस्पेक्ट्स क्या क्या है वुमेन एम्पावरमेंट के, वुमेन डिस्कोर्सेस पे, और एक जो हमारे एक परंपरा रही है, जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशनल थॉट प्रोसेस रहा है, जो हमेशा से एक वुमेन सेंट्रिक रहा है, उसको ग्लोबल स्तर पे ले जाने का जो आप लोग ने ये कार्य शुरू किया है भारतीय स्त्री शक्ति के थ्रू, तो उसके लिए ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू मैम। और इसके साथ आज हम अपने सत्र को समापन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Thank you नमस्ते। so much. Namaste. थैंक यू।